संकरण के प्रयोग में सफलता क्यों मिली? मेंडल की सफलता के कारण। तो सबसे पहला कारण यह था कि मेंडल ने एक समय पर केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे अपन को पता है कि मेंडल ने अपने संकरण संबंधी प्रयोग के लिए किस पादप का चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। अब मटर के पौधे के अंदर कई लक्षण हैं, जैसे कि मटर के पादप की लंबाई है, बीज का रंग है, बीज की आकृति है, फली का रंग है, फली की आकृति है, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, कई लक्षण थे। उनमें से मेंडल ने क्या किया कि एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे उन्होंने एक लक्षण ले लिया पादप की ऊंचाई का, तो एक समय पे केवल उस ऊंचाई का ही उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद में उन्होंने दूसरा लक्षण लिया। मतलब एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा, उनकी सफलता का क्या कारण था? उन्होंने संकरण से संबंधित जितने भी आंकड़े उनको मिले उनका उन्होंने सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। तो यह भी उनकी सफलता का एक कारण था। और तीसरा जो सफलता का कारण था वो क्या था? उन्होंने पादप का सावधानी पूर्वक चयन किया था। जैसा कि हम जानते हैं मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन किया था। अब उन्होंने ये मटर के पौधे को ही क्यों चुना, तो उसके क्या कारण थे वो हम देखते हैं। मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चयन का कारण, सबसे पहला कारण क्या था कि मटर का जो पौधा है वो वार्षिक होता है। मटर का पौधा वार्षिक होता है। अब वार्षिक होने का क्या फायदा है? वार्षिक का मतलब कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो एक वर्ष में ही कंप्लीट हो जाती है। तो हम कम समय के अंदर अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा कारण क्या था कि जो मटर का पौधा है, मटर के पौधे में पुष्प जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी। मतलब इसमें नर जन्मांग भी है और मादा जन्मांग भी है। मादा जन्मांग। अब द्विलिंगी पुष्प होने का फायदा क्या होता है कि इसमें प्राकृतिक रूप से क्या होगा? स्वपरागण होगा और स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। मटर के पौधे में पुष्प कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, नर जन्मांग भी है और मादा जन्मांग भी है। तो इनमें प्राकृतिक रूप से क्या होगा? प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होगा और स्वपरागण के द्वारा जो है वो समयुग्मजी पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। समयुग्मजी पादप या होमोजाइगस प्लांट जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन करने का तीसरा कारण था कि देखो पुष्प कैसे हैं? द्विलिंगी है, नर जन्मांग भी है और मादा जन्मांग भी है। अगर नर जन्मांग को उस पुष्प में से हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा? मादा जन्मांग। और इस पर किसी दूसरे पुष्प के जो पुंकेसर है उनसे प्राप्त परागकणों को वहां पर डाल करके कृत्रिम रूप से पर परागण भी करवाया जा सकता है। तो इनमें विपुंसन विधि के द्वारा, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम रूप से पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। पर परागण करवाया जा सकता है। तो तीसरा ये कारण था। और चौथा कारण क्या था कि जो मटर का पौधा है उसमें विप्रयासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विप्रयासी लक्षण मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट। जैसे मटर के पौधे में कई विप्रयासी लक्षण थे। जैसे पहला अपन देखते हैं पादप की ऊंचाई। तो मटर के पौधे जो है उनको अगर अपन देखें तो ऊंचाई के आधार पर वो दो तरह के होते हैं। कुछ पौधे लंबे होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? बौने होते हैं। तो एक तो लंबा लक्षण है और दूसरा बौना, और दोनों कैसे? एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस प्रकार के विप्रयासी लक्षण उस मटर के पौधे में थे, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। चौथा कारण क्या है? मटर के
पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। तो ये 4 कारण थे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। पहला कारण क्या था? मटर का पौधा वार्षिक होता है, एनुअल होता है, कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, मटर का पौधा जो है उसमें पुष्प कैसे है? द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, उसमें नर जननांग भी है, पुंकेसर भी है, और मादा जननांग जो है गाइनोसियम या जायांग भी होते हैं, है ना। इसलिए उनमें प्राकृतिक रूप से क्या होगा? स्वपरागण, और उससे समयुग्मजी पादप या होमोजाइगस प्लांट जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा कारण क्या था? विपुंसन विधि। विपुंसन का मतलब होता है पुंकेसर को हटाना, नर जननांग को हटाना। अगर विपुंसन विधि अपन काम में ले तो उसमें अपन कृत्रिम रूप से पर परागण भी करवा सकते हैं। और चौथा कारण क्या था? कि मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया था? क्योंकि उसमें विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने मटर के पादप का चयन किया। अब मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। अब वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे? जैसे पहला है पादप की ऊंचाई। तो मटर का जो पौधा है उसमें पादप की जो ऊंचाई है वो 2 प्रकार की अपन को देखने को मिलती है, एक तो लंबा और दूसरा बोना। तो ये एक जोड़ी हो गया, ठीक है। इसमें से ये जो लंबा वाला लक्षण है ये प्रभावी है, और बोना जो है वो कैसा है? अप्रभावी। तो यहाँ पर जितने भी प्रभावी लक्षण हैं उनको मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है और अप्रभावी को ब्लैक से। तो सबसे पहला जो विपर्यासी लक्षण है वो है पादप की ऊंचाई, जिसमें 2 तरह के हैं, एक तो लंबा और दूसरा बोना। इसके बाद में दूसरा जो विपर्यासी लक्षण है वो है बीज की आकृति। इसमें प्रभावी कौन सा है? गोल, और अप्रभावी झुर्रीदार। यानी कि मटर के पौधे में 2 प्रकार के बीज जो है वो अपन को दिखाई देते हैं, एक तो गोल और दूसरे झुर्रीदार। फिर तीसरा लक्षण है बीज का रंग। इसमें पीला जो है वो प्रभावी है और हरा जो है वो क्या है? अप्रभावी है। इसके बाद में पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी और सफेद अप्रभावी। पुष्प की स्थिति, अगर पुष्प जो है उसकी स्थिति कक्षस्थ है तो वो प्रभावी है, और अग्रस्थ है तो अप्रभावी। फिर है अपरिपक्व फली का रंग, हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी। तथा परिपक्व फली की आकृति, फूली हुई अगर फली है तो वो लक्षण कैसा है? प्रभावी है, और अगर जो परिपक्व फली पिचकी हुई है तो वो लक्षण कौन सा है? अप्रभावी। तो इस प्रकार मेंडल ने मटर के पौधे में ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है। जैसा कि हमने मेंडल के जीवन परिचय में पढ़ा था कि मेंडल ने अपने संकरण से संबंधित प्रयोग जो है वो 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किए थे। सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने इन मेंडलवाद की पुनः खोज की। वो वैज्ञानिक कौन कौन थे? पहले थे ह्यूगो डी व्रिज, दूसरे थे कार्ल कोरेंस, और तीसरे थे एरिक वॉन सेरमैक। तो अब हम देखते हैं मेंडलवाद की पुनः खोज। मेंडलवाद की पुनः खोज इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की, कब हुई थी? सन 1900 में। सन 1900 में। और वो वैज्ञानिक कौन कौन थे? पहले थे ह्यूगो डी व्रिज, ह्यूगो डी व्रिज। दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था? कार्ल कोरेंस। और तीसरे वैज्ञानिक का नाम था एरिक वॉन सेरमैक। एरिक वॉन सेरमैक। तो ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज की थी। तो अभी तक जितना भी पढ़ा है आपको इसके नोट्स बनाने हैं, और जो जो चीज़ मैंने इम्पोर्टेंट बताई है उसको आपको नोट डाउन भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। और नेक्स्ट जो भी टॉपिक है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।